गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 515 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। इससे पहले जो हमने टेस्ट लगाया था वो था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये है इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 515 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। लंबी जड़ों और नुकीले कांटे, ठीक है, अथवा सूल युक्त झाड़ियां और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः पाए जाते हैं। बताइए। लंबी जड़ें क्यों हो गई? मिट्टी में यानी पानी की कमी है। ठीक है, पानी की खोज में भूमि में लंबी निकल गई होंगी और लंबी जड़ें हो गई। अब उन राज्यों को याद करिए जहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, और उनमें वन पाए जाते होंगे। कैसे? किक्कर, कैक्टस, ठीक है, इस तरह के बबूल। तो इंडिया का मैप भी माइंड में रखें कि जब ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करते हो। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात, पूर्वी ओडिशा की बात कर रहा है। ठीक है, पूरे में बंगाल की खाड़ी फैली हुई है। ठीक है, तो तटीय हो गया ये। तो क्या यहाँ हो सकता है पानी की कमी हो? ठीक है, पानी की कमी होगी तो लंबी जड़ें कहाँ से होंगी? ठीक है, छोटी जड़ें होंगी। पूर्वोत्तर तमिलनाडु, ठीक है, कोस्टल है, शिवालिक क्षेत्र, नम है। ठीक है, सर्दियों में वर्षा हो जाती है, गर्मियों में भी थोड़ी बहुत हो जाती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश लिख रखा है। ठीक है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश का ये वाला क्षेत्र तो सूखा रह गया। पूर्वी आंध्र प्रदेश की बात करता तो ये भी एलिमिनेट हो जाता। यहाँ उत्तर संभावना सबसे ज़्यादा किसकी लग रही है? पश्चिमी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, यहाँ कुछ वैसी ही परिस्थितियाँ हैं जैसी हैं राजस्थान में। ठीक है, उत्तरी गुजरात में और हरियाणा में। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं लंबी जड़ों वाले पौधे, यानी पानी की कमी है। तो जल अभाव में लंबे समय तक नमी को बनाए रखने के लिए जड़ें जो हैं वो लंबी हो जाती हैं। नुकीले कांटे और वृक्षों का लघु स्वरूप आदि जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीली वनस्पतियों की विशेषताएं सारी। इसके अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिमी आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। कैक्टस, किक्कर, बबूल, नागफनी, खजूर, खिजड़ी आदि जो है यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ाया है। हिमालय वनस्पति की कौन सी जाति नहीं है? कौन सा वृक्ष नहीं है? कौन सा पौधा नहीं है? जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस, रोडोडेंड्रॉन, चीड़, ठीक है, ये सब के सब हिमालयन वनस्पतियां हैं। लेकिन महोगनी, रोजवुड, आबनूस, ये सब हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी है उत्तर। तो देवदार के वृक्ष, भोजपत्र, बुरंस, चीड़, जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आर्द्र शीतोष्ण वन है। जबकि महोगनी, रोजवुड, ठीक है, जंगली आम हो गया, आबनूस हो गया, आबनूस आदि ये जो हैं उष्णकटिबंधीय सदा बहार वनों में पाए जाने वाली वनस्पतियां हैं। इनका विस्तार अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट, केरल, कर्नाटक और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों आदि में है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो यहीं पाई जाएगी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है तो। ठीक है, सी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में इस प्रकार की वन या वनस्पतियों का विस्तार है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, केरल में, कर्नाटक में, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। टुंड्रा क्षेत्र जो है वो अत्यधिक निम्न होने के कारण वनस्पति विहीन होते हैं, अतः यहाँ जैव विविधता भी न्यूनतम होती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक सागौन के वन पाए जाते हैं? बताइए। सर्वाधिक सागौन के वन कहाँ मिलेंगे आपको? ये वाला जो एरिया है प्रायद्वीप वाला, मतलब मध्य प्रदेश, इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक सागौन वृक्ष वाला राज्य। सागौन का वैज्ञानिक यानी बॉटनिकल नेम क्या है? टेक्टोना ग्रेडाई। यह 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों का पौधा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सागौन का केंद्र मुख्यतः होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, पन्ना, छतरपुर और सागर जिलों में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो बोरी घाटी है होशंगाबाद की, उसमें देश का सर्वोत्तम किस्म का सागौन प्राप्त होता है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से अधिक या सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? इसमें सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर यानी 3000 4000 से ऊपर तक जाएगा ये, ठीक है, लगभग 4000 तो होगा ही होगा। चीड़ है या देवदार है? चीड़ भी इसमें बहुत ऊंचाई पर जाता है, लेकिन इसका भी इससे भी ऊपर जाता है देवदार। ए है इसका आंसर। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ जो है तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। विभिन्न ऊंचाइयों में हिमालय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पतियां तक पाई जाती हैं। अगर स्टेटमेंट ये पूछे कि हिमालय में केवल, ठीक है, हिमालय में केवल हिमालयी वनस्पतियां पाई जाती हैं, कोणधारी वन या शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो गलत है। उष्णकटिबंध वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पतियां तक मिलेंगी आपको यहाँ पर। अगर आप जाओगे 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, तो वहाँ मिलेंगे आपको व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन, और चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, ठीक है। ब्लू पाइन और स्प्रूस जो है 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चरगाह पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ मिलेगा आपको सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, वर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलेंगे, ठीक है। देवदार तो रह गया कोने में, देवदार। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है क्या? ये केवल वर्ड बड़ा स्टेटमेंट गलत करवाता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप हैं क्या? हैं। पहला गलत, दूसरा सही, बी है आंसर। तो कथन एक सही नहीं है, क्योंकि जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय में भी पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में है, हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय में है। क्यों है? क्योंकि भारत के 4 हॉटस्पॉट स्थल जो है निम्न स्थानों में विस्तृत हैं। इनकी वजह से कौन कौन से वो स्थान? पहला है इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन रीजन और पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका वाला एरिया, और सुंडा क्षेत्र व निकोबार द्वीप, ठीक है। अलग अलग है यहाँ पर सब वनस्पतियाँ, यहाँ का मौसम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना सतलुज लाकर गलत मत कर दीजिएगा, ये रावी नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। तो रणजीत सागर बांध जो है इसको थीन डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इस परियोजना का कार्य जो है 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में यह पूरा कर लिया गया। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है रणजीत सागर बांध या थीन डैम की? 600 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? बताइए। ये इम्पोर्टेंट और थोड़ा दिमाग दौड़ाने वाला प्रश्न है। नेशनल पार्क बनाने से हो जाएगा, या बायोस्फीयर रिजर्व, या राष्ट्रीय उपवन, या वन्य जीव अभ्यारण्य? ये है जीव मंडल नीचे, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, बी। तो जैव मंडल आगार, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण से जैव विविधता संरक्षण से संबंधित सबसे व्यापक अवधारणा है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका उद्देश्य है आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को परंपरागत संरक्षण के ज्ञान से जोड़कर जैव विविधता संरक्षण व प्रबंधन की शिक्षा व प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। असम में स्थित मानस अभ्यारण्य जाना जाता है। असम का कांजीरंगा तो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन मानस अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? भालुओं के लिए नहीं, हाथियों के लिए नहीं, चिड़ियों के लिए नहीं, बाघों के लिए हाँ, ठीक है। तो बाघों के लिए जाना जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट है मानस, ठीक है, इम्पोर्टेंट है असम के जो नेशनल पार्क हैं, ठीक है। असम में वर्तमान में जो है 7 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, याद रखना। 10वां प्रश्न पर आ जाइए।
एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में रहता है और किस संदर्भ में देखा जाता है एम स्ट्रिप्स को? वन्य प्राणी जात का वध प्रजनन, बाघ अभयारण्यों का रखरखाव, स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली या राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा? बताइए। बाघ अभयारण्यों का रखरखाव, ऑप्शन नंबर बी। एम का मतलब यहाँ मॉनिटरिंग है, ठीक है। टी आर का मतलब यहाँ टाइगर से है और बाकी का मतलब देखते हैं अभी। तो देखिए एम स्ट्रिप्स यानी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टी आर मतलब टाइगर, ठीक है। टाइगर्स एंड आई हो गया इंटेंसिव और पी हो गया प्रोटेक्शन एंड ई हो गया इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स एंड इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस शब्द कभी कभी समाचारों में जो है बाघ अभयारण्यों के रखरखाव के संदर्भ में देखा जाता है, याद रखिएगा। भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? ये पता होना चाहिए आपको। कब हुई थी? 1972 में? नहीं, 1992 में। तो प्रोजेक्ट हाथी 1992 का याद रखिए। मैच करने के लिए पूछ लिया था पीसीएस में ये। अन्य कुछ परियोजनाएं हैं, डेट के साथ याद रखिए, मतलब साल या वर्ष या सन के साथ याद रखिए। जैसे प्रोजेक्ट हंगुल है जो टज्जिगम राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर के 1970 में। कस्तूरी मृग परियोजना केदारनाथ अभयारण्य से शुरू की गई थी 1970 में। प्रोजेक्ट लायन 1972 में गिर राष्ट्रीय उद्यान से। अगले ही वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1973 में WWF के सहयोग से कहाँ स्टार्ट हुआ था ये? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। 1975 में घड़ियाल संरक्षण परियोजना और कछुआ संरक्षण परियोजना। 1977 में कामिन मृग परियोजना मणिपुर से। 1987 में गैंडा परियोजना। 1996 में लाल पंडा परियोजना। 2000 आ जाइए, 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना और सबसे नवीन है हिम तेंदुआ परियोजना, ठीक है। कालानुक्रम बढ़ते हुए क्रम में भी कभी कभी पूछ लेगा तो कर लोगे। मान लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर दे दिया 1992 का, ठीक है। गिद्ध संरक्षण परियोजना दे दी 2006 और हिम तेंदुआ परियोजना दे दी, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? हिम तेंदुआ परियोजना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? बबली प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पर। तो बबली प्रोजेक्ट परियोजना या बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार और तेलंगाना की सरकार के बीच विवाद है, ठीक है। बबली प्रोजेक्ट, बबली बांध। 13वां प्रश्न है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप जाने जाते हैं लौंग की खेती और निर्यात के लिए। तो पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है और जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यह लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। दोनों। ऑक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑक्सस नाम है किसका? टिग्रिस, यूफ्रेट्स, अमू दरिया या सिर दरिया? टिग्रिस का तो नहीं है, यूफ्रेट्स का नहीं है, किसका है फिर? अमू दरिया। देखिए ऑक्सस नदी जो है मध्य एशिया में अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 2620 किलोमीटर और यह एरल सागर में समाहित होती है, ठीक है, एरल सी में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से, ठीक है, भूमि से घिरे हुए हैं, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं? बताइए। साउथ अमेरिका के कौन से दो देश लैंड लॉक्ड हैं? बोलीविया और पराग्वे। इम्पोर्टेंट है, केवल दो ही हैं पूरे दक्षिण अमेरिका में, इसलिए इम्पोर्टेंट है बोलीविया और पराग्वे। और लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होते हैं? स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं? कई बार बताया होगा आपको। देखिए बोलीविया जो है उत्तर व पूर्व में ब्राज़ील से, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना से, दक्षिण पश्चिम में चिली से और उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है। पराग्वे की बात करें तो पूर्व व उत्तर में ब्राज़ील और उत्तर पश्चिम में भी यह जो है इसके ब्राज़ील स्थित है।
एक प्रश्न और याद रखना, दुनिया में केवल दो ही देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब दोहरे स्थल अवरुद्ध देश है। कौन कौन से हैं वो? एक है उज्बेकिस्तान और दूसरा है लिचेस्टीन, याद रखना उसको। ठीक है, उज्बेकिस्तान और लिचेस्टीन। चलिए, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न थे, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न थे। ये वर्ल्ड वाला हो गया क्या लास्ट वाला एक? इनके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।